जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. So starting off with ratios AS accounting and this is October November 23 variant 23 का क्वेश्चन नंबर 2 राइट. अक्टूबर नवंबर 23 वेरिएंट 23 क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं बेटा आज. एंड दिस इज रेशियोज का सवाल. आ जाइए पढ़ते हैं सवाल. सवाल क्या कह रहा है एंड देन फिर इसकी रिक्वायरमेंट पे आते हैं. तो एलेक्स ओन अ बिजनेस सेलिंग कंप्यूटर इक्विपमेंट. He provided the following information for the year ended 31st July 2023, right? Opening inventory at 1st August. ये opening inventory आपके पास given है 19100 की. Next, gross profit for the year ended 31st July 2023 was 56380. Gross profit given है 56380 का. Next, cash sales were 36,870. All other sales were made on credit. जो cash sales हैं वो हैं ये वाली. बाकी सारी जो सेल्स हैं वो क्रेडिट पे हुई हैं. ठीक है. ऑल सेल्स वर मेड टू अचीव अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 25%. आपको दिया हुआ है ग्रॉस मार्जिन 25% का. ऑल परचेजेस वर मेड ऑन क्रेडिट. सारी जो परचेज हैं वो क्रेडिट पे हुई हैं. इन्वेंट्री टर्नओवर वाज 8 टाइम्स पर एनम. इन्वेंट्री 8 टाइम्स पर एनम है. ट्रेड रिसीवेबल 31 जुलाई 2023 एंड देन ट्रेड पेबल आर आल्सो गिवन, राइट. ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल दोनों गिवन है मेरे पास. सवाल क्या कह रहा है रिक्वायरमेंट नंबर 1 पे. कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर डेज फॉर द ईयर एंडेड. ठीक है. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का निकालना है तो सबसे पहले यहां लिखता हूं फॉर्मूला. ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स एंड डेज की बात कर रहा है बेटा. डेज में साल में 365 डेज मल्टीप्लाई कर दूंगा 365 से. तो फॉर्मूला लिखने का मार्क्स मिल गया. अब आते जरा इसकी कैलकुलेशन पे. ट्रेड रिसीवेबल लिखेंगे बेटा ऊपर नीचे लिखेंगे क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से, राइट. आ जाए चेक कर लेते हैं ऊपर क्या रिसीवेबल दिए हुए हैं. बेटा ऊपर एंट्री पे आया तो सेवेंथ वाली एंट्री पे मुझे रिसीवेबल्स दिए हुए हैं 23150 के, राइट. तो 23150 इज माई रिसीवेबल्स, तो जो कि मैं यहाँ पोस्ट कर दूंगा ऊपर. मैंने लिख दिया 23150 क्रेडिट सेल. आ जाए बेटा क्रेडिट सेल चेक करें. यहाँ पर आपको सवाल में एंट्री नंबर 3 में सिर्फ कैश सेल गिवन है विच इज 36,870. 36870 की कैश सेल्स है. ऑल अदर सेल्स जो बाकी रिमेनिंग सेल्स है दे वर मेड ऑन क्रेडिट. और बाकी आपके पास नहीं पता आपको. नीचे एंट्री नंबर 4 में क्या कह रहा है. ऑल सेल्स वर मेड टू अचीव अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 25%. 25% का ग्रॉस मार्जिन लगेगा. एंड ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन है. कैश सेल्स गिवन है. ऑल अदर सेल्स नहीं गिवन है. मतलब टोटल रेवेन्यू आपके पास अननोन है इधर. तो टोटल रेवेन्यू की यहाँ पर हमें फिगर निकालनी पड़ेगी. बट कैसे निकलेगी जरा देखिएगा. आपको यहाँ पर जीपी मार्जिन दिया हुआ है 25%. क्या मतलब हुआ. जीपी मार्जिन इज 25%. इसका मतलब ये हुआ कि जीपी अपॉन मार्जिन का मतलब होता है जीपी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. मतलब ये है कि सेल्स में से जीपी का जो हिस्सा है वो है 25%. जीपी अपॉन सेल्स. तो जो सेल्स है उसमें जो जीपी का हिस्सा है वो है 25% का, राइट. टोटल सेल्स में इसकी बात कर रहा है. सेल्स में से 25% हिस्सा चला जाएगा जीपी के पास. बाकी जो 75% है वो कहाँ जाएगा ये भी एक सवाल है, राइट. तो सेल्स का 25% हिस्सा इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, राइट. और आपको बेटा टोटल सेल्स की गिवन फिगर यहाँ नहीं गिवन है. आपको यहाँ पर कैश सेल्स गिवन है. बाकी बोल रहे हैं सारी जो रिमेनिंग सेल्स है दे वर मेड ऑन क्रेडिट. तो बाकी सेल्स की फिगर गिवन नहीं है आपके पास. तो दिस मीन्स कि आपको यहाँ पर सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. और मैंने आपको यहाँ पर हिंट भी दे दी एग्जामिनर ने. और यहाँ पर एग्जामिनर ने हिंट भी दे दी ये वाली, राइट. तो अब चेक कर लेते हैं भाई. एक सेल्स है उस सेल्स का जो 25% हिस्सा है वो है जीपी का, राइट. मैंने अभी बताया आपको. सेल्स आपके पास गिवन नहीं है. ये आपके पास अननोन फिगर है. ये जो आपकी फिगर है वो अननोन है. सेल्स का 25% हिस्सा इज योर जीपी. और जीपी बेटा आपको सवाल में गिवन है विच इज 56380. तो आपने यहाँ क्या किया. x मल्टीप्लाई बाय 25% इज 56380, राइट. जीपी ये गिवन है बेटा. अब x निकालना है तो बेटा ये 25% यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट. तो इसका मतलब ये है x इक्वल्स 56380
डिवाइडेड बाय 25%। तो ये x का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर रेवेन्यू की फिगर आ जाएगी, राइट। आजा बेटा जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 56380 डिवाइडेड बाय 25% इज योर रेवेन्यू की फिगर। 22520 इज योर रेवेन्यू, राइट। अब रेवेन्यू का इसका मतलब क्या है, इसको और एक्सप्लेन करूं तो बेटा रेवेन्यू का ये रेवेन्यू आपके पास आया, इस रेवेन्यू का 25% हिस्सा है और जीपी। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं ये 225520 का 25% निकाल लें तो आपके पास ये वाली फिगर आनी चाहिए 56380, राइट। तो दिस इज योर रेवेन्यू की फिगर। अच्छा अब क्या कह रहा है, एंट्री नंबर 3 में कैश सेल्स वर्थ 36,870, कैश सेल्स वर्थ 36,870 की मेरे पास कैश सेल्स हैं। ऑल अदर सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट। तो बेटा ये आपके पास टोटल रेवेन्यू की फिगर है, उसमें से ये है कैश सेल्स, राइट, इसमें से ये है कैश सेल्स। ये कैश सेल्स माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्रेडिट सेल्स आ जाएगी ना बेटा। तो आज जरा निकाल लेते हैं। 188,650 इज योर क्रेडिट सेल्स की फिगर, राइट। तो हमें एग्जामिनर ने सवाल बोला था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का, मैंने लिखा ट्रेड रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। ट्रेड रिसीवेबल गिवन था, लिख दिया। क्रेडिट सेल्स के लिए मैंने वर्किंग की जो कि अब मैं यहाँ लिखूंगा, और ये नहीं बेटा क्रेडिट सेल्स की अमाउंट, राइट। तो मैंने यहाँ लिख दिया 188,650, 188,650 का मैं कैलकुलेशन कर लूंगा और बेटा आंसर लिखूंगा। आंसर इज 44 पॉइंट, जरा सुनिएगा, 44.79 डेज, राइट। और ये इसका राउंड ऑफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 45 डेज। हमेशा दिन राउंड ऑफ हो जाएंगे बेटा, कभी भी 44.79 डेज नहीं लिखिएगा, हमेशा दिन जो है वो राउंड ऑफ हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि 44.79 विल बी 45 डेज। तो यहाँ पर हमें एग्जामिनर ने 3 मार्क्स के अवॉइड किए, 3 मार्क्स ने अवॉइड किए जस्ट फॉर फॉर्मूला एंड देन कैलकुलेशन, राइट। अच्छा अब आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट भी। एग्जामिनर क्या कह रहा है, स्टेट द फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। क्या फॉर्मूला होता है रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का, बेटा रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, राइट। तो द फॉर्मूला इज रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, देखें ROIT, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, राइट। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इज कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने 1 मार्क्स पे आपको दे दिया। नेक्स्ट आगे पार्ट में बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड करनी है। जरा देखिएगा सवाल को, सवाल में आपको यहाँ पर बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, मैंने यहाँ इसकी मदद से टोटल सेल्स की वैल्यू भी निकाल ली है, राइट। टोटल सेल्स की वैल्यू मेरे पास गिवन है। नेक्स्ट बोल रहा है ऑल परचेजेस वर मेड ऑन क्रेडिट, इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है 8 टाइम्स पर एनम, देन रिसीवेबल एंड देन पेएबल, राइट। अब आपको बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। तो बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, सबसे पहले तो ये देखिए, कॉस्ट ऑफ सेल का अगर मैं डब्बा खोलता हूं तो कॉस्ट ऑफ सेल के डब्बे के अंदर सुनिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस लेस परचेजेस रिटर्न एड कैरेज इनवर्ट्स लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये तमाम आइटम्स आती हैं, राइट। यहाँ पर कोई कैरेज की बात नहीं थी, कोई परचेज रिटर्न की बात नहीं थी, तो इसका मतलब इनको मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो अब जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये दोनों तो बिल्कुल यहाँ पर है ही नहीं, राइट। अब मुझे यहाँ पर निकालनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। मैं चेक करता हूँ कि यहाँ से निकल पा रही है या नहीं निकल पा रही। कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस एंड देन कैरेज इनवर्ट्स। तो बेटा सवाल में आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, राइट। सवाल में आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है। अब क्या सवाल में मैं क्या कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकता हूँ, आगे चेक करते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ सेल क्या निकाल सकता हूँ सवाल में। अब देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए मेरे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, राइट। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल, कॉस्ट ऑफ सेल भी गिवन होना चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन होनी चाहिए, परचेज भी गिवन होनी चाहिए, तब जाके ये क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल जाएगा, राइट। चेक करता हूँ क्या सवाल में मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड कर सकता हूँ। बेटा यहाँ पर आपको दिया हुआ है जीपी मार्जिन इज 25%, जीपी मार्जिन आपको दिया हुआ है 25% का। तो इसका मतलब ये हुआ, जरा सुनिएगा,
कि सेल्स में से जो 25% हिस्सा है वो चला जाएगा जीपी को। सेल्स में से 25% हिस्सा चला जाएगा जीपी को, बाकी 75% किसको जाएगा? 75% जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स को, राइट। 25% इसको चला गया तो बाकी जो रिमेनिंग 75 बच गया वो चला जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स को, राइट। मैंने ये निकाल लिया है, सेल्स की वैल्यू मेरे पास गिवन है। सेल्स की वैल्यू मैंने ये निकाली हुई बेटा, ये रही सेल्स की वैल्यू, यहाँ लिख दिया रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इज 225,520। तो बेटा 225,520 का जो 75% हिस्सा होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का, राइट। तो मेरे पास यहाँ पर इससे कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। आज जरा कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू की वर्किंग कर लेता हूँ। तो मैं अमाउंट इज 169,140। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट, राइट। तो मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी अमाउंट यहाँ फिगर आउट कर ली। तो बेटा इधर आया तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ गया। जरा सुनिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ गई, फाइंड ये करना है, राइट। तो मेरे पास परचेज भी गिवन होना चाहिए। अगर इस सीक्वेंस में करूं तो मेरे पास परचेजेस भी गिवन होना चाहिए। यहाँ पर आए सवाल में, पूरे सवाल को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक देखूं, अगर पूरे सवाल को यहाँ से लेकर यहाँ तक देखूं तो मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह गिवन है। मेरे पास जो परचेजेस की एंट्री हो गया, ऑल परचेजेस वर मेड ऑन क्रेडिट। सारी जो परचेज है वो क्रेडिट पे हुई है, मगर परचेज की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक परचेज की वैल्यू गिवन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये भी अननोन हो गया। तो एक इक्वेशन में दो अननोन कैसे हो सकते हैं? तो इसका मतलब ये इस तरीके से नहीं हो पाएगा। बताने का मकसद ये है कि अगर बच्चा इस अप्रोच से जाए तो उसको ये बात का अंदाजा हो जाए कि इस अप्रोच से पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए एग्जामिनर ने आपको दूसरी चीज दी है। अब वो ये दूसरी वर्किंग से होगा, वो कैसे होगा बेटा? जरा यहाँ देखें, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है बेटा, और इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला ऊपर लिखवाया एग्जामिनर ने। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इज कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, राइट। तो मैंने यहाँ लिखा रेट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। जरा देखिएगा, मेरे पास यहाँ पर रेट भी गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल भी गिवन है। कॉस्ट ऑफ सेल मैंने अभी जो निकाला है, तो रेट भी गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल भी गिवन है, तो इसका मतलब एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास आ जाएगा। कैसे आएगा बेटा जरा देखें। रेट इज 8 टाइम्स पर एनम, राइट। तो रेट इट इज 8 टाइम्स पर एनम, तो मैंने यहाँ लिखा 8। कॉस्ट ऑफ सेल बेटा मैंने ये निकाला भाई, ये रहा कॉस्ट ऑफ सेल्स 169,140, राइट। तो 169,140 इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मैंने लिखा 169,140। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा? एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, राइट। यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री तो है सर, बट क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, तो इसका मतलब एवरेज तो नहीं निकल सकता। तो यहाँ लिखा एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए क्या करूंगा बेटा, इसको वहां भेजूंगा तो ये 8 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। जरा देखिएगा बेसिक मैथ, 8 मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 169,140, राइट। अब मुझे निकालना है बेटा एवरेज इन्वेंट्री, तो ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल है ना। तो इसका मतलब ये है 169,140 डिवाइडेड बाय 8 कर दूंगा। डायरेक्ट भी कर सकता था कि भाई इसको वहां भेजा और इसको यहाँ भेजा, यही क्या है ऑटोमेटिकली, बट ये थोड़ा सा समझा के किया है, राइट। तो 169,140 डिवाइड करूंगा तो बेटा मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एवरेज इन्वेंट्री का, राइट। एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। आंसर इज 21142.5। तो बेटा मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई है। अब जरा देखिएगा, एवरेज इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, राइट। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो अब आपके पास एवरेज भी आ चुका, आपके पास ओपनिंग भी आ चुका, ये भी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी पता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इससे निकल जाएगा ना बेटा। तो आज जरा निकाल लेते हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो एवरेज इन्वेंट्री इज 21142.5 इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ये रही बेटा, एंट्री नंबर 1 में 19100, ठीक है। 19100 लिखा यहाँ पर, 19100 प्लस किया सी विच इज क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। कैसे करेंगे बेटा, ये 2 वहां जाके क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 21142, आंसर इज 42285, राइट, इज इक्वल्स टू 19100 प्लस सी। बेटा ये यहाँ जाए प्लस हो जाएगा, वहां जाके माइनस हो जाएगा, सिंपल है ना बेटा।
42285 minus 19100 is your closing inventory value and the closing inventory is, तो आंसर इज 23185। तो बेटा यहाँ लिखा 23185, राइट। तो ये है मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। तो ये था बेटा सवाल, जिसमें हमने बेसिकली रेट के थ्रू, हमने ये वाले मेथड से नहीं निकाल सकते थे। तो हमने देखा कि यार हमें ये रेट के वैल्यू दी हुई है, तो रेट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट निकल गई, रेट पता था, इससे मैंने निकाल ली एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री की मदद से मैंने निकाल ली अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, राइट। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकाला, ओपनिंग पता था, यहां से मेरा क्लोजिंग आ गया। सो दिस वाज बेसिकली 3 मार्क्स, राइट। तो ये इन्वेंट्री की वैल्यू करवा ली। नेक्स्ट एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है बेटा, कैलकुलेट द ट्रेड पेएबल टर्नओवर डेज फॉर द ईयर एंड डेट, राइट। स्टेट द फॉर्मूला, फॉर्मूला भी लिखना है। तो ट्रेड पेएबल टर्नओवर का क्या फॉर्मूला है? तो ट्रेड पेएबल अपॉन क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365, क्योंकि डेज की बात कर रहा है, और एक साल में 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज, राइट। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब आते हैं जरा बेटा, लिख लेते हैं इधर, ट्रेड पेबल की जगह ट्रेड पेबल लिखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, एंड देन क्रेडिट परचेजेस, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से। तो आए जरा बेटा, आपको सवाल में ट्रेड पेबल ऑलरेडी गिवन है फाइनल एंट्री में, 17370 इज योर ट्रेड पेबल की अमाउंट। 17370 ऊपर लिख दिया मैंने, 17370 अपॉन क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई कर दूंगा 365 से। आ जाए बेटा क्रेडिट परचेजेस की अमाउंट देखते हैं। पीछे आए तो मुझे लिखा हुआ है ऑल परचेजेस वर मेड ऑन क्रेडिट, कह रहा है ऑल परचेजेस वर मेड ऑन क्रेडिट। सारी जो परचेज है वो आपने की है क्रेडिट पे, बट परचेज तो अननोन है इधर। तो बेटा अभी याद करें कि आपने यहाँ पर ये फॉर्मूला स्टेट किया था, विच इज कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जब पिछले सवाल में मैंने बताया था कि आपके पास ये दोनों चीजें अननोन थी, बट अभी इस पार्ट में एग्जामिनर ने आपसे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू करवा ली है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास ये चीज ऑलरेडी आ चुकी है, राइट। क्या मैं इससे परचेज निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे बेटा, आ जाए लिख देते जरा, कॉस्ट ऑफ सेल, तो कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, राइट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो फिगर है बेटा ये रही 169140, 169140 इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर, राइट। यहाँ लिखा 169140, 169140। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके सवाल में गिवन है 19100, 19100 प्लस किया परचेजेस विच इज एक्स, माइनस किया क्लोजिंग इन्वेंट्री। बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री ये निकाली हुई 23185, राइट। तो मैंने लिखा यहाँ पर 23185, 23185। अब मुझे निकालना है बेटा एक्स, ये निकालना है। तो इसको अकेला करूंगा और इन सब दोनों चीजों को वहां भेज दूंगा, राइट। तो इसका मतलब ये कि ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे निकाल लेते हैं। 169140 माइनस 19100, ये माइनस हो गया, एंड ये हो जाएगा प्लस। सो 23185, सो अमाउंट इज, कर लेते हैं बेटा अमाउंट, 173225, 173225 इज योर परचेजेस की फिगर, राइट। तो ये आपके आ गए परचेजेस की फिगर। और क्या कह रहा था, जो भी परचेजेस है वो सारी क्रेडिट पे, तो इसका मतलब ये सारी क्रेडिट परचेजेस है, तो इसका मतलब ये सारी मैं पोस्ट कर दूंगा, राइट, यहाँ पर नीचे 173225, राइट। तो कह रहा था क्रेडिट परचेजेस सारी, तो क्रेडिट परचेजेस की अमाउंट थी 173225, तो यहाँ पर मैंने पोस्ट कर दी, ये यहाँ पर पोस्ट कर दी। सिंपल है ना बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 365 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया बेटा 36.6, 36, 36.60 which is 37 days, right। डेज कभी भी टुकड़ों में नहीं होते, तो दैट इज वाई मैं इसको आगे राउंड अप कर देता हूँ। ठीक है बेटा।
आ जाए आगे क्या बोल रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। Alex understand that by comparing his business financial results with those of various other businesses, he will learn how successful his business is. बोले यार कंपेयर करे दूसरे बिजनेस से। ठीक है भाई, अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए, उसको कंपेयर करे दूसरे बिजनेस से। ठीक है, जिससे इसको ये अंदाजा हो जाएगा कि इसका बिजनेस कितना तरक्की कर रहा है या फिर डाउनफॉल पे है। तो ये बेसिकली इसकी अंडरस्टैंडिंग है। पार्ट डी में क्या कह रहा है, एडवाइज एलेक्स वेदर हिज अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये एडवाइस करना है कि भाई एलेक्स जो सोच रहा है, कि जो भाई सोच रहे हैं क्या सही सोच रहे हैं। सबसे पहली चीज बेटा याद रखिएगा, ये कह रहे हैं वेरियस अदर बिजनेस, सेम सेक्टर की बात नहीं कर रहा। अब ये जिस सेक्टर में काम कर रहा है तो सबसे पहले इसके लिए रेलिवेंसी यही होगी कि ये अपने सेक्टर वाले बिजनेस से कंपेयर करे, मतलब अपने कंपेटिटर से कंपेयर करे, ना कि किसी और कोई बिल्कुल एक्स वाई सी बिजनेस है, कोई बिल्कुल अलग से बिजनेस है उससे कंपेयर करे। उससे कंपेयर करेगा तो सारे रिजल्ट जो है वो थोड़े मिसलीडिंग हो जाएंगे। एक और तरीका ये हो सकता है कि भाई वो जो है उनके जो मेथड्स होंगे वो मेथड्स डिफरेंट होंगे, जो मेथड्स दूसरे बिजनेस इस्तेमाल करेंगे वो भी डिफरेंट होंगे, उनका सेक्टर भी सेम नहीं है, तो इससे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत तो बेहतर है। बट इसका मशवरा हम ये देंगे कि भाई एलेक्स भाई आप जो है अपने बिजनेस को, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है आप कंपेयर करें, बट कंपेयर करेंगे आप अपने सेम सेक्टर के साथ, ताकि आपको पता चल सके कि भाई आपका कंपेटिटर क्या कर रहा है, आपका कंपेटिटर कहाँ स्टैंड करता है, और आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा। तो कंपेयर करे बट अदर बिजनेस ना करे, वो बिल्कुल अपने यानी कि सेम सेक्टर वालों से करे, ताकि उसको पता चल जाए कि भाई रिजल्ट्स प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो दिस वाज बेसिकली 5 मार्क्स क्वेश्चन एंड दिस वाज टोटल 15 मार्क्स। तो बेटा रेशियोज का एक सवाल हो गया विच वाज एलेक्स का क्वेश्चन, एंड दिस वाज बेसिकली अक्टूबर नवंबर 23 वेरिएंट 23 क्वेश्चन नंबर 2। राइट, चलें दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।